हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव 1 की। ऑब्जेक्टिव 1 में हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं एंड जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 40 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रहा था। सबसे पहले हमने बात की थी क्विक रिवीजन की, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में समझा था। फिर हम शॉर्ट आंसर्स पे आए थे जहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में हमने चर्चा की। नाउ इट्स टाइम फॉर द ऑब्जेक्टिव 1। और ऑब्जेक्टिव 1 में जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे जिसमें कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बहुत सिंपल अप्रोच है, बट मैं चाहता हूं कि तुम लोग इनको भी नोट करो, इनको भी सॉल्व करो, पेन और पेपर साथ में रखो, बिकॉज हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो जब कोई क्वेश्चन आता है आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर देखना है तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, सही है तो बहुत अच्छी बात है, गलत है तो घबराना मत, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन बोला गया है अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो कौन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है? सोचो जरा, सोचा कुछ? अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज। हाँ सर, बिल्कुल। अरे यार देखो, ये वाली बात तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि चार्ज जो रेस्ट पे होता है, चार्ज जो रेस्ट पे होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज जो कि मूविंग होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। चार्ज जो एक्सेलरेट करता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हां, वो अलग बात है, ये वेरिएबल वाले बनाते हैं, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं इनके। पर बनाते तो है ना। हां, तो एक मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन बना सकता है सर? एक मूविंग चार्ज बना सकता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे ये तो बिल्कुल सच बनता है। इनके अलावा तुम ये बात जान चुके हो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सवेल अंकल की बदौलत उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और तुम्हें ये वाली बात बताई कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो आप या तो चार्ज को मूव करा दो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल वाला लेके आ जाओ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज एज वेल एज अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों आंसर्स हमारे सही है, बट क्योंकि कोई एक ऑप्शन करेक्ट करना है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, बोथ ऑफ देम। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। छाप लो जल्दी से, नोट कर लिया सभी ने? चलो भाई, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोलते हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 सेज एक कंपास निडल को आपने प्लेस किया है इन द गैप ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टेंस। द कंपास निडल, पहला पार्ट बोलता है डू नॉट डिफ्लेक्ट, सेकंड बोलता है डिफ्लेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। थर्ड ऑप्शन बोलता है डिफ्लेक्ट एंड रिमेन डिफ्लेक्टेड एज लॉन्ग एज द बैटरी इज कनेक्टेड। फोर्थ पार्ट बोलता है डिफ्लेक्ट होता है और फिर वो ग्रेजुअली कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन इन अ टाइम which is large compared to the time constant। भाई यहां पे आपको समझना है हो क्या रहा है। तो एक कंपास निडल को अगर आपने प्लेस किया है इन द गैप ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया मैंने। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टेंस, तो यहां पे एक रेजिस्टर लगा दिया और ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको हमने। इसके अंदर मैंने एक मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। इसके अंदर मैंने क्या किया? एक मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। तो जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा यहां पे कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। जैसे मैंने स्विच को क्लोज करा कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस इज अ आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में जो कैपेसिटर की चार्जिंग होती है उसकी इक्वेशन होती है Q0 1 माइनस ई का पावर माइनस का T बाय आरसी। यहां पे आरसी क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है। तो आरसी जो है वो होता है टाउ, नोन एज द टाइम कांस्टेंट। जब तक कैपेसिटर का चार्ज हो रहा है कैपेसिटर के ऊपर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है कैपेसिटर के ऊपर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, जिससे कि निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। लेकिन बहुत समय के बाद, आफ्टर अ लॉन्गर टाइम, बहुत समय के बाद, जब टी ऑलमोस्ट इंफिनिटी पे पहुंच जाए, यहां पे लिखा है टाइम विच इज लार्ज कंपेयर टू द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट से बहुत बड़ा टाइम हो गया, यानी कि इंफिनिटी की बात करते हैं, चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू क्यू नॉट। काफी समय के बाद चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा क्यू नॉट के बराबर, पीक वैल्यू पे आ गया। इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो गया मेरे पास, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है, सिर्फ एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करता है भाई। तो क्या हुआ, पहले तो सर टाइम इंक्रीज हो रहा था, जैसे मैंने स्विच को क्लोज करा इसकी चार्जिंग होने लगी, जब तक ये चार्ज हो रहा था तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। जैसे हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो गया, यानी कि चार्ज कांस्टेंट हो गया इसके ऊपर, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कांस्टेंट है, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये जो डिफ्लेक्शन था अब वो रुक जाएगा। तो यहां पे कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, पहले तो डिफ्लेक्शन शो करेगी बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, जो मुझे डी ऑप्शन में मिलता है। डिफ्लेक्ट एंड ग्रेजुअली कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन इन अ टाइम विच इज लार्ज कंपेयर टू द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा टाइम है ये बोल रहे डिफ्लेक्ट करता है फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन कम बैक। शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के बाद ये वापस आएगी। शॉर्ट टाइम में वापस नहीं आती भाई, लॉन्ग टाइम के बाद चार्ज कांस्टेंट होगा तो जाके वापस आएगी। ठीक है, तो ये हाल आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। छाप लो इसको भी जल्दी से, कर लिया ये भी नोट सभी ने, बढ़े आगे। चलो भाई, सो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ 1/μ0ε0। भाई क्वेश्चन जो है क्लास 11th का क्वेश्चन भी है, क्लास 11th में भी ऐसे सवाल आते थे बट उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि ये होते क्या है। आज हमें पता है 1/μ0ε0 किसके बराबर है, तो उसका मुझे डायमेंशन बताना है। क्या होगा आंसर इसका? हाँ, क्या थर्ड ऑप्शन आ रहा है सभी का? क्या थर्ड ऑप्शन आ रहा है? अरे रिलेशन है, c इज इक्वल्स टू 1/√, में μ0ε0, ये रिलेशन है भाई। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो c² इज इक्वल्स टू 1/μ0ε0। आपको इसी का डायमेंशन फाइंड करना है, यानी कि आपको c² का डायमेंशन फाइंड करना है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है? स्पीड है लाइट की। तो इसका डायमेंशन, तो सबसे पहले अगर मैं c का डायमेंशन फाइंड करूं वो l/t होता है। c का अगर डायमेंशन फाइंड करोगे l/t होता है, तो c² का डायमेंशन l²/t² हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कंप्लीट हो गया, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट सभी ने? बढ़े आगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोलेगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको प्रोड्यूस कर रहा है। कौन प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को? कौन प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को? क्या कोई स्टैटिक चार्ज? नहीं। तो मूविंग चार्ज? ना 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 ना। एक्सेलरेटिंग चार्ज? हाँ, ये कर सकता है। और चार्जलेस पार्टिकल तो कुछ कर ही नहीं सकता। खैर सर, तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए एक एक्सेलरेटिंग चार्ज, वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक एक्सेलरेटिंग चार्ज ही प्रोड्यूस कर सकता है। मूविंग चार्ज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, स्टैटिक चार्ज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और एक चार्जलेस पार्टिकल ये कुछ नहीं कर सकता। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। कर लिया नोट सभी ने? बढ़े आगे अगले सवाल पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। हमसे क्या बोलेगा क्वेश्चन 5? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम is described by E equals to E naught sin kx minus omega t,
एंड बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। देन आपको ई और बी, ई नॉट और बी नॉट में रिलेशन बताना है क्या होगा। मैं जरा साइड में हट जाता हूं, तुम लोग सोच लो आराम से, मैं साइड में आ गया हूं, सोच लो क्या रिलेशन होगा ई नॉट और बी नॉट में। हो गया? क्या सोचा तुम लोगों ने? सर एक रिलेशन तो हम जानते हैं कि ई नॉट अपॉन बी नॉट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर होता है, ये रिलेशन तो मैं जानता हूं, बट यहां पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या करोगे अब? चलो इक्वेशन को देखना ध्यान से, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी। अगर आप यहां से ओमेगा को बाहर निकाल दोगे तो एक नई इक्वेशन मिलती है, साइन ओमेगा के एक्स बाय ओमेगा माइनस का टी। इसको और मॉडिफाई करके लिखा जाता है तो ये बनता है ई नॉट साइन ओमेगा एक्स बाय सी माइनस का टी। तो यहां से एक रिलेशन पता चलता है कि के बाय ओमेगा जो है वो 1 बाय सी के बराबर है। ठीक है, तो यहां से एक बात पता चली कि के बाय ओमेगा जो है वो 1 अपॉन सी के बराबर। देखो जहां पे के बाय ओमेगा था वहां पे 1 बाय सी लिख दिया है। ये बात मैंने तब भी बताई थी जब आपको क्विक रिवीजन करा रहा था। तो यहां से सी की जगह लिखा जाएगा ओमेगा बाय के। बहुत ही बढ़िया, सी की जगह आपने लिखा ओमेगा बाय के। इस सी को उठा के यहां पुट कर दीजिए तो आपको रिलेशन मिल जाएगा बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट। पुट इन इक्वेशन 1। तो जब आप यहां पुट करोगे तो ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। तो के ई नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा बी नॉट, ये वाला रिलेशन आ रहा है हमारे पास। के ई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा बी नॉट। ठीक है, ओमेगा बी नॉट, यहां पे ओमेगा भी आएगा साथ में। चलो भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, ओमेगा भी साथ में आएगा भाई यहां पे। ठीक है, ओमेगा भी साथ में आएगा, इसको नजरअंदाज मत कर देना। के ई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा बी नॉट, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। चाप लिया, बढ़े अगले सवाल पे। चलो जी, सो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोलता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, किसी इलाके में एग्जिस्ट करते हैं बट ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो क्या यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉसिबल है? तो चलो भाई देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन, किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है बट ये फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। This is not possible. No electromagnetic wave is passing through this region. An electromagnetic wave may be passing through this region. An electromagnetic wave is certainly passing through this region. क्या आंसर होगा इसका? जरा सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। सोचा कुछ? देखो भाई क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बातें कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं भी होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव या फिर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव में, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है फिर। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव की बात करें या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव की बात करें, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ रीजन ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर लें या कुछ डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर लें, वहां पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही हो। ठीक है, सो इसीलिए कहा गया कि हमारे पास कुछ ऐसे रीजन पॉसिबल है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के। तो आप लिख सकते हो इसके लिए, वी कैन हैव अ रीजन, वी कैन हैव अ रीजन in which electric field and magnetic field are applied at an angle with each other.
तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे कोई परपेंडिकुलर ही हो, किसी एंगल पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल पे हो एक दूसरे के साथ। अब वो कुछ रीजन जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में हो सकता है ना, या फिर किसी डाइलेक्ट्रिक में हो सकता है। तो ऐसा कुछ इलाके होते हैं हमारे पास, कुछ रीजन्स हैं जहां पे ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही हो। तो यहां पे इसका आंसर जो आएगा आपका सी ऑप्शन आएगा, जो बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बी पासिंग, हो सकता है कि वहां से पास हो रही हो, किसी डाइलेक्ट्रिक में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रही है या किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल से ये पास हो रही है, तो वहां पे पॉसिबिलिटीज बनती है। अदरवाइज तो तुम जानते ही हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका यही आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पे डाइलेक्ट्रिक लिख सकते हो या फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक और या एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की बातें कर सकते हो। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे केस में हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पे पास हो रही हो, बट वो मटेरियल जो हो वो कोई और हो, है ना। वो रीजन हो सकता है डाइलेक्ट्रिक का रीजन हो या डायमैग्नेटिक मटेरियल का इलाका हो वो, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर पास हो रही है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है फिर, ठीक है। और इसके वेव्स के अगर कंसीडर करना है तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव जो होती है या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव जो होती है, उनके इसमें भी ये चीज होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होते एक दूसरे के। एनीवेज इसका आंसर सी है, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ लीनियरली पोलराइज्ड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जरा इनको कंसीडर करना। पहला स्टेटमेंट हमसे क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड हैव इक्वल एवरेज वैल्यूज, द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड द मैग्नेटिक एनर्जी हैव इक्वल एवरेज वैल्यूज। तो आपको बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर कोई एक गलत है इसमें से, सोचो जरा। हाँ भाई, किया ट्राई तुम लोगों ने, क्या करोगे? तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वल एवरेज वैल्यू है और इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का इक्वल एवरेज वैल्यू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आओ दोनों चेक करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे, तो यहां पे बनेगी ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस का ओमेगा टी, और यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखूं तो बी नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। मुझे एक बात बताओ कि एवरेज वैल्यू साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन का एवरेज वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। साइन का एवरेज वैल्यू 0 होता है। तो अगर मैं एवरेज निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हो जाएगा 0, अगर मैं एवरेज निकालता हूं मैग्नेटिक फील्ड का तो हो जाता है 0। यानी कि एक बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एवरेज है वो बराबर है मैग्नेटिक फील्ड के एवरेज के। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एवरेज है वो बराबर है मैग्नेटिक फील्ड के एवरेज के। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट जो हमसे बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वल एवरेज वैल्यू है, वो हमने दिखा दिया। अगला पार्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, ई का वैल्यू देखो, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी पुट करते हैं यहां पे, तो हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई। इसका एवरेज निकालोगे तो क्या मिलेगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। जरा बताओ साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी एवरेज वैल्यू 1/2 होता है इसका, तो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू 1/2, तो यह 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आई है अभी मेरे पास। अब मुझे फाइंड करना है एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। सो एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं।
ये बात भी जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को लिखते हैं हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। सो 1/2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे बी नॉट का स्क्वायर साइन का स्क्वायर के एक्स माइनस का ओमेगा टी। ये मैग्नेटिक एनर्जी है। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कम्स आउट बी 1/2 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर एंड इसका एवरेज साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 हो जाता है, तो आएगा बी नॉट का स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। सर ये वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी का एवरेज था वो तो बी नॉट का स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी का जो एवरेज था वो हमारे पास है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये इक्वल है कि नहीं है? ये इक्वल है कि नहीं है? पहली बात तो हमें चेक करना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में है, ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में है। वो एप्सिलॉन नॉट है, ये म्यू नॉट है, तो डिफरेंस है ना। तो पहला रिलेशन तो हम जानते हैं ई नॉट बाय बी नॉट वो आपका सी के बराबर होता है, जानते हो ये वाली बात? चलो पुट करो वहां पे। अच्छा एक और रिलेशन भी जानते होंगे, C इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जानते हो ना। चलो भाई शुरू हो जाओ, इसको और सॉल्व करते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, इसकी जगह लिखेंगे C स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर। ई नॉट का स्क्वायर है, उसकी जगह लिखा C स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर। C स्क्वायर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, C स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मर गया, इट कम्स आउट बी बी नॉट का स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। क्या बात है, ये एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी है मेरे पास। ये क्या है? एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या वो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। तो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी ये आ रही थी, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही थी। मैंने बोला ई नॉट बाय बी नॉट सी के बराबर होता है। ऑल्सो सी इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। ई नॉट की जगह पे मैंने पुट किया बी नॉट इंटू सी नॉट, सी बी नॉट इंटू सी, इसका स्क्वायर सी स्क्वायर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। सॉल्व करा दिस वैल्यू एंड दिस इज इक्वल्स टू द एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी। तो हमने बोल दिया भाई कि एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर है, तो यहां से सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, यानी कि स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। तो आपका ए ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट? ये भी नोट कर लो, ये भी कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोलता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसको आपने प्लेस कर रहा है इन द पाथ ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग along the electric field, along the magnetic field, along the direction of propagation of the wave in the plane containing the magnetic field and the direction of propagation। तो आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या हाल होगा। तो यहां पे भाई कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही थी, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही थी, ऐसे ऐसे आती ना, हाँ, और यहां पे इलेक्ट्रॉन रखा था बेचारा। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, या फिर वेव की प्रोपगेशन के डायरेक्शन में। तो चलो भाई दिमाग लगाओ, सोचो क्या आंसर आएगा इसका। सोचा क्या आंसर आ सकता है? देखो भाई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम जानते हैं क्या क्या होता है। एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, और दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड है। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है इट इज गिवन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, ये होता है QVB। किसी भी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो होता है QVB। किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है इट इज गिवन बाय Q इंटू E। तो याद देखो जरा तो पता चलेगा कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्ज का मोशन होना जरूरी है। यहां पे V क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड ऑफ चार्ज। मैं मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूं अभी सिर्फ,
ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स तभी काम करेगा जब चार्ज ऑलरेडी मोशन में होगा। यहां पे तो आपने क्या रखा है, चार्ज, एक फ्री इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है, यानी कि वो रेस्ट पे है। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा है, रेस्ट पे। और अगर कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज के पास स्पीड या फिर वेलोसिटी होगा। तो यहां पे अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो प्रोपगेट करेगा। द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड से इस टाइम पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये वाला रीजन नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट सभी ने, बढ़े आगे। चलो भी क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। बोला गया है एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इज इंसिडेंट ऑन अ मटेरियल सरफेस। भाई यहां पे एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं जो कि किसी मटेरियल सरफेस पे इंसिडेंट होती है। द वेव डिलीवर्स मोमेंटम P एंड एनर्जी E। मान लो इस वेव ने मोमेंटम P और एनर्जी E को डिलीवर किया। तो बताओ भाई, तो जो ये वेव डिलीवर कर रहा है तो क्या क्या डिलीवर कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? उसने बोला है कि वेव डिलीवर कर रहा है मोमेंटम P एंड एनर्जी E सच दैट P इज जीरो, E इज नॉट जीरो। P इज नॉट जीरो, E इज जीरो, P नॉट जीरो, E नॉट जीरो, और मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही जीरो है। बोलो भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या क्या डिलीवर करता है? सो वी नो बेटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि एक वेव है और वेव मोमेंटम को भी डिलीवर करता है और साथ ही साथ एनर्जी को भी डिलीवर करता है, जानते हो। तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम को भी डिलीवर करेगा, तो मोमेंटम तो जीरो नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को भी डिलीवर करेगा तो एनर्जी भी जीरो नहीं हो सकती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही आएगा ना। यहां पे मोमेंटम जीरो हो गया, दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम को ट्रांसफर नहीं करता है, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करता है। गलत बात है ये। मोमेंटम नॉट जीरो, एनर्जी जीरो। इट शोज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ मोमेंटम को ट्रांसफर करता है, एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता है। बहुत गलत बात है ये। मोमेंटम नॉट जीरो, एनर्जी नॉट जीरो, मतलब मोमेंटम को भी ट्रांसफर करता है, एनर्जी को भी ट्रांसफर करता है। मोमेंटम को ट्रांसफर नहीं करता है, एनर्जी को भी ट्रांसफर नहीं करता है, ये भी गलत बात है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, डिलीवर करता है मोमेंटम को भी और एनर्जी को भी। तो आपका फाइनल आंसर आ गया सी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट वन। कर लिया नोट सभी ने? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो भाई ये थी कहानी हमारे ऑब्जेक्टिव 1 की। सिर्फ 9 क्वेश्चन थे। मैं बोल रहा हूं बार बार, चैप्टर बहुत छोटा सा है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, हलवे हलवे से सवाल तुम्हारे लिए आते हैं और तुम लोग फटाफट से सॉल्व भी कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 1 हमारा कंप्लीट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर तुम्हें इन 9 क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, वहां पे कोशिश करेंगे कि तुम्हारे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाए। तुम्हें वीडियो दोबारा देखना है, किसी क्वेश्चन को दोबारा देखना है, तो आप वेबसाइट पे आके हमें ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट पे आके ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपका बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि यहां पे हम लोग हर पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक प्लेलिस्ट बना के रखते हैं और उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस है रिलेटेड टू दैट कोर्स। जैसे कि फिजिक्स में HC वर्मा क्लास 12 के लिए बात करें तो उसका भी प्लेलिस्ट बना है। एंड क्लास 12 में अभी तक जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं HC वर्मा के, वो सब हमने यहां पे डाल करके। तो आपको कभी भी इधर उधर जाके वीडियो को नहीं ढूंढना है, आप वेबसाइट पे आइए, वीडियो देखिए, अपने डाउट्स को सॉल्व कीजिए, एंड डेफिनेटली आपका बहुत टाइम यहां पे बच जाएगा। इस टाइम का यूटिलाइजेशन आप लोग कर सकते हो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने में। एंड नॉट ओनली अबाउट दिस HC वर्मा, बट यहां पे हर क्लास के लिए हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज को मिस ना कीजिए, वेबसाइट पे आके हमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटू सा काम और है, वो ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो लाल बटन जो तुम्हें दिख रहा है नीचे, उसको दबा दो और उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दो, बिकॉज हम यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस देते हैं, अपडेट्स देते हैं जो आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और उन सारे अपडेट्स को अगर आप पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, एंड हाँ, सेशन को शेयर करना है। शेयर करना है अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं जेई की और नीट की तुम्हारे साथ में, तो उनको भी शेयर करो, उनको भी बताओ कि फिजिक्स में यहाँ पे HC वर्मा के सॉल्यूशंस हो रहे हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलेंगे आपको। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए।
ठीक है, और सेशन को लाइक जरूर कर देना अगर तुम्हें पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाना, मेरे साथ पढ़ना पसंद आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्वेश्चंस का फील अगर आता है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना। सो ये तीनों काम फटाफट से कर दो बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन। और अगले वाले सेशन में हम ऑब्जेक्टिव 2 लेके आएंगे, जहां पे अगेन एमसीक्यूज तो होंगे लेकिन एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। वो जेई के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना। तो जेई के लिए स्पेशलाइज्ड है वो क्वेश्चंस, तो हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच होती है, और उसके बाद एक्सरसाइजेस वाला पार्ट आएगा। पर ये सारी बातें अगले सेशन में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो। ऑल द वेरी बेस्ट।